जिग्नेश की स्पीच खत्म हो चुकी थी। अब राठौर कंपनी रिक्रूटमेंट करने वाली थी। काजल, नक्श, श्रुति और निशा चारों अपनी अपनी बारी का वेट कर रहे थे कि कब उनका नंबर आएगा और वो इंटरव्यू देने अंदर जाएंगे। हर कोई अपनी जी जान लगाकर तैयारी कर रहा था, लेकिन वही काजल और नक्श जो कि इस कॉलेज के टॉपर थे, वो दोनों अपने अपने सर को पकड़ के चेयर पर बाहर बैठे हुए थे और दोनों ही आज क्या हुआ उस बारे में सोच रहे थे। अब आगे नक्श ये सोच रहा था कि जब वो अनजान आदमी वहां से गया तो उसने किस तरह से उसके गाल पर किश किया था। किश करने के बाद वो इंसान वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे वो वहां पर कभी था ही नहीं। नक्श जो उस अचानक किश की वजह से बिल्कुल स्टैचू बन गया था, उसके हाथ धीरे धीरे उस गाल पर चले गए जिस गाल को उस अनजान आदमी ने किस किया था। नक्श बाहर की एंट्रेंस की तरफ देख रहा था, उसका एक हाथ उसके गाल पर था, उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। नक्श को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी था कौन और उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया था। नक्श के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था जिस वजह से नक्श बिल्कुल दंग था। नक्श बार उस आदमी की आखिर शब्द को याद कर रहा था जो कि ये था, बदमाश खरगोश, हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं, तैयार रहना उस वक्त के लिए। ये शब्द जैसे नक्श के कानों में गर्म तेल की तरह काम कर रहे थे जिससे वह का चेहरा बिल्कुल गर्दन तक लाल हो गया था शर्म की वजह से। वही काजल की भी हालत कुछ अलग नहीं था, उसकी हालत तो नक्श से भी बहुत बुरा था। वो बार बार अपने होठों को छू रही थी, जिसे जाते जाते उस अनजान शख्स ने मास्क पहने हुए ही उसके होठों पर किश किया था। दरअसल ये हुआ था, काजल बंश से बिल्कुल चिढ़ चुकी थी, उसका दिल कर रहा था कि वो बंश की जान ले ले। वो सीधा सामने की तरफ गुस्से से देख रही थी कि तभी अचानक से काजल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कमर पर हाथ रखा हो। काजल ने जैसे ही अपना सर साइड में किया देखने के लिए कि किसने उसकी कमर को पकड़ा है, वैसे ही उसके साइड पर बैठे बंश ने मास्क के ऊपर से ही काजल के होठों पर अपना होंठ रख दिया। उसने इस तरह से दबाया हुआ था अपना होठों काजल के होठों पर कि काजल उसके होठों की गर्माहट को साफ साफ महसूस कर सकती थी। काजल के मुंह से सदमे में एक आह तक आवाज नहीं निकली जब बंश उसे मास्क पहनकर ही किस कर रहा था। कुछ देर बाद बंश काजल से दूर होकर बोला, मेरी जंगली बिल्ली, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तैयार रहना। आज जो किस मैंने मास्क पहन के किया है तो कि सब सीधे अपने लिप से तुम्हारे लिप पर करूंगा। ये बोलते हुए बंश अपनी उंगलियों से काजल के लिप्स को सहलाते हुए वहां से चला गया। वही काजल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी लिप्स उसके पास ही नहीं है, उसके लिप्स नम हो गए थे। काजल ने धीरे से अपने लिप्स को छुआ जहां पर अभी अभी उस अनजान आदमी ने किस किया था। ये काजल की पहली किस थी। काजल इस वक्त जैसे कोई स्टैचू बन गई थी, वो कुछ भी रिएक्ट करना तक भूल गई थी। इस वक्त इंटरव्यू हॉल के बाहर बैठ के नक्श और काजल यही सोच रही थी। उन दोनों का ध्यान जरा सा भी इंटरव्यू की तरफ नहीं था। बहुत जल्द उन दोनों की भी बारी आ गई। दोनों उसी तरह खोए खोए अंदाज में इंटरव्यू में गए और फिर कुछ ही वक्त के अंदर बाहर भी निकाल गए। उन दोनों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उन दिनों की इंटरव्यू कितना ज्यादा खराब गया था। उन दोनों की 1% भी जब मिलने की चांस ही नहीं था, लेकिन फिर भी उन दोनों को जैसे इस वक्त किसी भी चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दोनों इंटरव्यू खत्म करके घर चले गए। उन दोनों की वो रात बिल्कुल उसी तरह ख्यालों में ही बीत गई जैसा कि बंश ने पहले ही कहा था कि स्वीटू, बहुत जल्द तुम्हें भी रात रात भर जागना पड़ेगा। मेरे ख्यालों में बिल्कुल वही हो रहा था काजल के साथ। वही दूसरी तरफ आज बंश और विराट दोनों की जैसे मनचाह मिठाई उन दोनों को मिल गया हो। दोनों के चेहरे से आज रौनक जाने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों के दिल में जैसे आज फूल खिले हो। दोनों भाई बहुत जल्द घर पर पहुंच गए। जैसे ही वो दोनों घर पहुंचे वैसे ही उन दोनों के सामने सोफे पर रौबले अंदाज में अमरपाल राठौर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और उसके सामने फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर बैठा हुआ था। बंश और विराट को आता हुआ देख के अमरपाल राठौर ने उन दोनों को इशारा किया कि वो दोनों उनके साथ बैठे, उन्हें उन दोनों से कुछ बातें करनी है। अपने डेट का इशारा समझकर बंश और विराट दोनों ही सामने वाली सोफे पर किसी किंग की तरह बैठ गए। उन दोनों का रौब तो अमरपाल राठौर से भी भयानक था। अपने बेटों की ऐसा एटीट्यूड देख के अमरपाल राठौर अंदर ही अंदर खुश थे कि उनके दोनों बेटे बिल्कुल उन्हीं के जैसे ही है, बिल्कुल किसी राजा की तरह। कुछ ही वक्त के अंदर अमरपाल राठौर उस मैनेजर के साथ बात करने के बाद उस मैनेजर को वहां से जाने के लिए बोल दिया। वो मैनेजर अपना सारा सामना लेकर सभी को गुड बाय विश करके वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अमरपाल ने बंश और विराट दोनों को देखा जहां बंश किसी राजा की तरह बैठ के अपने डेट के बोलने का इंतजार कर रहा था
तो वही था विराट जो वहां पर बैठा तो हुआ था, लेकिन ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे यहाँ पर बैठने का कोई दिल नहीं है। अमरपाल ने विराट को इस हरकत को इग्नोर करते हुए बोला, बंश मैं आज शाम को इंग्लैंड जा रहा हूँ, वहाँ पर मुझे कुछ जरूरी काम है। अमरपाल राठौर के जाने का नाम सुनकर दोनों ही भाई बिल्कुल सीरियस हो गए, क्योंकि अमरपाल किसी छोटे मोटे काम के लिए नहीं जा रहा था। बंश ने सीधा अमरपाल से कहा, डैड मुझे पता है वहाँ पर अंडरवर्ल्ड की मीटिंग होने वाली है, वहाँ पर सभी माफिया गैंग के लीडर आने वाले हैं। आपका वहाँ पर ऐसे में अकेले जाना ठीक नहीं होगा। आपने इस बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम दोनों भी आपके साथ वहाँ पर चलते। विराट भी बंश की बात पर सहमत था। उसे देखकर भी यही लग रहा था जैसे बंश जो बोल रहा है वो बिल्कुल ठीक था। इंडिया में माफिया लीडर इस वक्त अमरपाल राठौर ही था। उसकी सेफ्टी के लिए उसके साथ उसका कोई अपना करीबी तो होना ही चाहिए था, तो भला वो अपने डेडू ऐसे कैसे अकेले जाने दे सकता थे? अमरपाल राठौर उन दोनों की फिक्र देखकर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि मेरे साथ राका जा रहा है। विराट हैरान होते हुए बोला, क्या कहा आपने? राका? क्या राका यहाँ आ गया है? राका का नाम सुनकर बंश भी थोड़ा चौकन्ना हो गया था। अमरपाल ने कहा, नहीं, राका यहाँ पर नहीं आया है, वो मुझे इंग्लैंड में ही मिलेगा, वो वहाँ पर मेरा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर बंश और विराट दोनों ही शांत हो गए, क्योंकि अब अमरपाल के साथ राका रहने वाला था, तो बंश और विराट को अमरपाल की इतना फिक्र नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें पता था अगर राका है तो कोई अंडरवर्ल्ड का डो भी अमरपाल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। तभी अमरपाल ने कहा, बंश, विराट, तुम दोनों को इस 1 महीने तक कंपनी को अच्छे से संभालना होगा। मुझे लगता है कि मेरे गैरहाजिर में आदर्श सिंघानिया के सपोर्टर हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि उन लोगों की वजह से हमारी कंपनी का कोई भी नुकसान हो, इसलिए मैं सारी जिम्मेदारी तुम दोनों को देता हूँ। बंश ने कहा, डैड, आपको उस आदर्श सिंघानिया के सपोर्टर के बारे में ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बेफिक्र होकर जाओ, यहाँ का हर काम हम देख लेंगे, आप बस वहाँ की मीटिंग पर ध्यान देना। अमरपाल ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, मेरी फ्लाइट ठीक 6 बजे है। उसने घड़ी देखी तो उस पर इस वक्त 5 बज रहे थे। अमरपाल उन दोनों को सब कुछ समझाने के बाद वहाँ से कार में बैठकर चला गया। बंश और विराट एंट्रेंस पर खड़े हुए थे। दोनों ही अमरपाल राठौर की कार को जाता हुआ पीछे से देख रहे थे। विराट ने बंश से पूछा, बंश, ये क्या था? डैड, पहले जब ही कभी इस तरह के अंडरवर्ल्ड के मीटिंग में जाया करते थे वो हम दोनों को बहुत पहले से ही बता देते थे। लेजी, इस बार उन्होंने ऐसा क्यों किया? बंश ने कुछ नहीं कहा, बस अपने पॉकेट से एक सिगार निकाली और लाइटर से उसे जलाया और उस सिगार की बाड़ी सर्कस लेके उसका धुआं हवा में उड़ाते हुए बोला, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। विराट और बंश दोनों ही इस वक्त सीरियस लग रहे थे। अगले दिन अग्रवाल निवास में काजल जब सोकर उठी तो उसके आंखों के नीचे बड़े बड़े काले गड़े हो रखे थे। वो बिल्कुल किसी भूतनी की तरह लग रही थी। काजल ने अपने आप को वॉशरूम के आईने में देखा। अपने आप को इस हालत में देख के काजल खुद ही डर के जोर से चिल्लाई, भूत भूत। चिल्लाते हुए काजल ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया, फिर धीरे से अपने चेहरे से हाथ हटाते हुए खुद को अच्छे से आईने में देखने लगी। अपनी खुद की ऐसी हालत देखकर काजल दंग थी। काजल ने गुस्से से कहा, कमीना इंसान, उस मास्क मैन को मैंने अगर कच्चा ना चबाया तो मेरा नाम भी काजल अग्रवाल नहीं है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? ऐसा बोलते हुए काजल ने फिर से अपने होठों पर उंगली रखा। वो फिर से सोचने लगी कि कैसे वो मास्क मैन ने उसे किस किया था। फिर वो जल्दी से अपना सर जोर जोर से हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अब उस बदमाश मास्क मैन के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं बाहर जाऊंगी और अपना मूड ठीक करूंगी। ये बोलते हुए काजल फ्रेश होने चली गई। वही दूसरी तरफ नक्श की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वो भी अपने वॉशरूम के आईने में खड़े होकर अपने आप को ही देख रहा था। उसके भी आंखों के नीचे काले धब्बे हो गए थे। नक्श ने लाचारी में अपना सर हिलाया और फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद नक्श और काजल दोनों ही अपने घर के पास वाली पार्क में झूले पर बैठ के दोनों धीरे धीरे झूला झूल रहे थे। दोनों का ही मूड आज ऑफ था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को कुछ भी नहीं बता रहे थे कि उन दोनों के साथ कल क्या हुआ था। आखिर बताते भी कैसे? दोनों को लग रहा था कि अगर उन दोनों ने अपना अपना हाल बताया तो दूसरा उसे चिढ़ा चिढ़ा के मार डालेगा। इसलिए जब जब दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल रही थी तो दोनों ऐसे दिखा रहे थे जैसे सब कुछ ठीक है। दोनों ही एक दूसरे को फेक स्माइल देते थे, फिर अपना अपना सर दूसरी तरफ घुमा लेते थे।
वो शाम का वक्त था। तभी निशा, जो कि वहां से गुजर ही रही थी क्योंकि उसका घर काजल और नक्श के घर के कॉलोनी के पास वाली कॉलोनी में था, इसलिए इस वक्त निशा कुछ काम से यहाँ पर आई हुई थी, जो कि अब अपना काम खत्म करके यहाँ से जा रही थी कि तभी उसकी नज़र पार्क में झूले पर बैठे काजल और नक्श पर गई। निशा उन दोनों को देख के खुश होते हुए उन दोनों के पास गई। जैसे ही काजल और नक्श ने निशा को वहां पर देखा तो दोनों ही खुश हो गए। तभी निशा ने खुश होते हुए काजल और नक्श को देख के बोली, अरे तुम दोनों आज इस तरह से अपसेट क्यों दिख रहे हो, जबकि आज तुम दोनों को तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। ये सुनकर काजल और नक्श दोनों ही कंफ्यूज थे क्योंकि उन दोनों को ही निशा की बात समझ नहीं आ रही थी। ये सुनकर काजल ने पूछा, लेकिन हमें खुश होना क्यों चाहिए? निशा काजल के कंधे पर हाथ मारते हुए बोली, क्या काजल तुम मजाक बहुत करती हो? तुम दोनों हमारे कॉलेज की टॉपर हो, तुम दोनों को तो ज़्यादा खुश होना चाहिए। ये सुनकर नक्श ने पूछा, लेकिन खुशी किस बात की निशा? ये सुनकर निशा ने कहा, अरे राठौर कॉर्पोरेशन में सेलेक्ट होने की खुशी। ये सुनकर तो जैसे काजल और नक्श को ऐसा लगा जैसे वो दोनों तो कल से अपने इंटरव्यू के बारे में भूल ही गए थे। काजल और नक्श ने एक दूसरे को देखा, उन दोनों को तो याद ही नहीं था कि उनका इंटरव्यू कैसा गया था। तभी निशा ने कहा, जानते हो मुझे आज दोपहर को ही मेल आया है कि मुझे सेलेक्ट कर लिया गया है राठौर कॉर्पोरेशन में फ्रेशर ट्रेनी के लिए। तुम्हें पता है इस बार उन लोगों ने हमारी कॉलेज से 20 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है, इसलिए मुझे भी लगा कि तुम दोनों का भी सिलेक्शन हो गया होगा क्योंकि तुम दोनों तो हमारे कॉलेज के टॉपर हो, तो तुम दोनों के लिए ये तो बाएं हाथ का खेल है। तुम्हें पता है जब से मुझे ये मेल मिला है कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ तब से खुशी से मेरे पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। निशा को इतना खुश देख के काजल और नक्श दोनों का शकल बिल्कुल उतर ही गया था। दोनों को अंदर ही अंदर इतना दुख हो रहा था कि दोनों का दिल बुरी तरह से अंदर से रो रहा था, क्योंकि ये उन दोनों की ड्रीम जॉब था। राठौर कॉर्पोरेशन में काम करना ये काजल और नक्श दोनों का सपना, लेकिन आज उन दो अजनबी की वजह से काजल अजर नक्श ने अपना सपने खो दिया। काजल और नक्श को जोर से रोना आ रहा था, वो अब और निशा की खुशी को संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए दोनों ही निशा के आगे की बात सुने बिना ही दौड़ के अपने होने घर चले गए। वही निशा ने जब काजल और नक्श का अजीब हरकतें देखी तो उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था। निशा ने खुद से ही कहा, ये उन दोनों को क्या हो गया है, ये दोनों इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं? ये बोलकर निशा वहां से चली गई। काजल और नक्श दोनों अपने अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद करके दोनों जोर जोर से रोने लगे थे, क्योंकि उन दोनों को पता था कि उन दोनों की सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, इसलिए उन दोनों ने अपना मेल चेक ही नहीं किया। काजल और नक्श दोनों के दिल में वंश और विराट के लिए बहुत सारा नफरत भर गया था। काजल ने अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहा, उस आदमी की वजह से मैंने अपने लाइफ की गोल को खो दिया। मैं उस आदमी को कभी भी माफ नहीं करूंगी। वही नक्श ने भी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने क्या क्या नहीं सोचा था, मैंने सोचा था यही एक तरीका होगा जिससे मैं अपनी पहचान बना सकूंगा। उसके बाद कोई भी कभी भी मुझे परेशान नहीं करेगा, सब मेरे अचीवमेंट को देखेंगे, ना कि मेरे अंदर की कमी को। लेकिन उस अनजान शख्स के लिए आज मैंने ये मौका भी गवा दिया। अगर वो इंसान मेरे सामने आ गया तो मैं उस इंसान का शकल तक नहीं देखूंगा। काजल और नक्श दोनों ने अपनी अपनी कसम खा लिया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। काजल और नक्श के एग्जाम खत्म हो चुके थे, यहाँ तक कि रिजल्ट भी आ चुका था। जिन सभी का राठौर कॉर्पोरेशन में सिलेक्शन हुआ था वो सब ऑलरेडी फ्रेशर ट्रेनी के हिसाब से ज्वाइनिंग कर चुके थे, लेकिन काजल और नक्श दोनों ही अपना चेहरा लटका कर हर वक्त रहते थे क्योंकि दोनों का दिल बुरी तरह से टूट गया था। एक दिन अचानक से काजल और नक्श दोनों के पास एक ही साथ एक कल आया। जब दोनों ने उस कल को उठाया तो दूसरी तरफ की बात सुनकर तो जैसे काजल और नक्श की हैरानी की सीमा ही नहीं रही। हैरानी से उन दोनों की आंखें बाड़ी बाड़ी हो गई थी। दोनों ने एक साथ ही फोन पर कहा, जी जरूर, हम कल आ जाएंगे। कल को काटते ही काजल और नक्श खुशी से अपने अपने घर में खुशी से बेड पर कूदने लगे। जब उन दोनों को एक दूसरे का ख्याल आया तो दोनों ही घर से भाग के एक दूसरे से मिलने के लिए निकाल पड़े, लेकिन दोनों ही आधी रास्ते ला एक दूसरे से टकरा गए। काजल ने नक्श को देखा जो अपना सर सहला रहा था, तो वही काजल भी अपना सर सहला रही थी। फिर दोनों ने जब सामने एक दूसरे को देखा तो दोनों ने ही जोर से खुशी से चिल्ला के एक दूसरे को बोलने लगे, यार मुझे राठौर कॉर्पोरेशन से कल आया था, कल ही ज्वाइन करने के था। बोलने के बाद दोनों ही चुप हो गए। फिर दोनों ने यूं ही कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे, फिर अचानक से बोल पड़े, क्या तुम्हें भी आ गया? जैसे ही दोनों को महसूस हुआ कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसा ही सवाल पूछ रहे हैं तो दोनों की ही हंसी छूट गई।
दोनों ही इस वक्त बहुत खुश थे, आखिरकार उनका सपना सच हो गया। उन दोनों ने एक साथ जो सपना देखा था अपने अपने करियर के लिए, वो सपना अब पूरा हो गया था। दोनों एक दूसरे को पकड़ के रास्ते पर ही डांस करने लगे खुशी से। उन दोनों की खुशी को दोनों ही फैमिली के लोग दरवाजे पर खड़े होकर देख रहे थे। जहां रमेश अग्रवाल और शांति अग्रवाल अपने दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बेटी की खुशी को महसूस करके उनके आंखों में आंसू थे, तो वही सुनील मिश्रा और राधा मिश्रा भी अपने बेटे की खुशी देखकर उन दोनों की ही आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज पहली बार उन्हें अपने बेटे को इतना खुश, इतना कॉन्फिडेंस और खुलकर जीते हुए देख रहे थे। उन दोनों को अपने बेटे को ऐसे देख के बहुत खुशी हो रही थी। अगले दिन काजल और नक्श दोनों ही अपने अपने घर से निकले। दोनों ने आज बिल्कुल फॉर्मल पहना हुआ था। नक्श और काजल दोनों ने बिल्कुल व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए थे। दोनों के कंधे पर बैग था। दोनों आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। जब वो दोनों निकल के घर से जा रहे थे तो आज हर कोई उन दोनों को मुड़ मुड़ के देख रहा था। दोनों ने एक ही ऑटो लिया और सीधा निकाल पड़े राठौर कॉर्पोरेशन के लिए। वही दूसरी तरफ राठौर विला में बंश का कमरा। बंश फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकला। उसके शरीर पर उसने सिर्फ एक टॉवल ही लपेट रखा था। उसके हार्ड अब्स पर पानी की बूंदें मोती की तरह फिसल रही थी। बंश सीधा अपने वार्डरोब में चला गया रेडी होने। जब वो बाहर निकला उसने आज एक 3 पीस ब्लैक टैक्सीडो सूट पहन रखा था। उसके कान पर ब्लैक डायमंड के स्टड थे। उसके हाथ पर ब्रांडेड डायमंड का वॉच था। उसके बाल जेल से सेट थे तो वही उसके पैरों में ब्लैक लेदर के जूते। आज वो किसी रॉयल बिजनेसमैन की तरह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसे देख के आज कोई भी उस पर अपना दिल हार बैठता। वही दूसरी तरफ विराट, जो कभी भी वक्त पर तैयार नहीं होता था, लेकिन आज वो बिल्कुल टाइम पर उठा था। वॉशरूम से गर्म पानी से नहा के निकालने की वजह से विराट का गोरा रंग हल्का पिंक हो गया था, जिससे वो और भी ज्यादा हॉट लग रहा था। उसने अपने कमर पर ब्लैक टॉवल लपेट रखा था। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकला उस टॉवल को निकाल के सीधा सोफे पर फेंक दिया और वैसे ही चलता हुआ सीधा अपने वार्डरोब में गया। वाह, उसने अपने कपबोर्ड खोले और देखने लगा कि आज के लिए वो क्या पहने। उसके सामने बहुत सारे ब्रांडेड काफी महंगी ड्रेस हैंगर पर झूल रहे थे। उन सब में से विराट ने रॉयल ब्लू रंग की 3 पीस टैक्सीडो सूट निकाला और उसे पहनने के लिए ले गया। जब वो बाहर निकला तो आज वो बिल्कुल जहर लग रहा था। उसे देख के आज कोई भी उसके चाम से बचने वाला नहीं था। विराट ने बालों को जेल से सेट किया हुआ था। कानों में उसके ब्लैक डायमंड के स्टड थे। हाथों में ब्लू डायमंड से ज्यादा ब्रांडेड वॉच पहना हुआ था। उसके पतले लाल होंठ, उसके शार्प जॉब लाइन, उसकी काली गहरी आंखें, बहुत ही सेक्सी लग रहा था। पैरों में ब्लैक लेदर के जूते। विराट ने खुद को आईने में देख के बोला, विराट, आज कहीं तेरा लड़का तुझे देख के बेहोश ही ना हो जाए। अब चल बेटा, अपने लड़के को बेहोश करने के लिए बहुत इंतजार करवाया है तुझे तेरे क्यूट खरगोश ने, लेकिन अब और नहीं, अब तो वो हर वक्त तेरे ही आसपास रहने वाला है। अब देखता हूँ कहाँ भागेगा वो खरगोश इस शेर के चंगुल से। ये कहते हुए विराट अपने कमरे से बाहर निकाल गया। वही बंश अपने आप को आईने में देखता हुआ बोला, जंगली बिल्ली, तुमने बहुत वक्त इंतजार करवाया है, मुझे तुम्हारे होठों को चूमना है। उस दिन मास्क की वजह से कोई मजा नहीं आया, क्योंकि मैंने तुम्हारे उन लाल होठों को नहीं चूमा था, लेकिन अब तुम हर वक्त मेरे पास ही रहने वाली हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूँ तुम्हारे उन रसीले होठों को चूमने से। फिर वो खुद को ही देखने लगा। काजल के बारे में सोचने भर से ही बंश की बॉडी गर्म होने लगी थी। बंश ने खुद से ही कहा, देखा ना स्वीटू, मैं कितना एक्साइटेड हूँ तुमसे मिलने के लिए। तुमने तो मेरा सुकून चैन सब कुछ ही छीन लिया है जैसे मुझे से। मैं अब खुद को कैसे रोकूंगा तुम्हारे होठों को अपने होठों में लेने से। ये सोचता हुआ बंश बाहर निकाल गया। दोनों भाई एक साथ नीचे सीढ़ियों से उतरने लगे। वही नीचे मौजूद अमितेश, डेविड, एलेक्स, तीनों ही उन दो भाइयों को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, क्योंकि आज से पहले किसी ने उन दोनों को इस तरह से तैयार होते हुए नहीं देखा था। डेविड ने दबी आवाज में कहा, आज ये दोनों डेविल किसका मर्डर करने के लिए जा रहे हैं इतना बन ठन के। अमितेश ने उसे जवाब देते हुए बोला, लगता है आज इन दोनों डेविल को गन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ये दोनों जिसे भी मारेंगे अपने हॉटनेस से ही मारेंगे। लेकिन वही एलेक्स, जिसकी नजरें तो सिर्फ विराट पर जमी हुई थी, उसे अपने आसपास का ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ विराट के अलावा और कोई नहीं देख रहा था। तभी डेविड ने एलेक्स को कंधे पर अपने कंधे से मारते हुए धीरे से एलेक्स के कान में बोला, आबे अपनी पलके तो झपका, वरना हर कोई सोचेगा कि तू विराट सर को लाइन मार रहा है। ये सुनकर तो जैसे एलेक्स बिल्कुल अपने होश में ही चला आया। उसने हड़बड़ी में कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये बस देख रहा था कि दोनों आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हैं।
ये सुनकर डेविड और अमितेश दोनों ही मुंह दबाकर हंसने लगे। एलेक्स उन दोनों को ऐसे स्माइल करता हुआ देख के बिल्कुल चिढ़ गया था। उसने गुस्से से डेविड और अमितेश से अपनी नज़र हटा लिया। वही बंश और विराट दोनों ही नीचे आ चुके थे और सीधे बाहर जाने लगे। उन दोनों के पीछे अमितेश, डेविड और एलेक्स भी निकाल गए। वहां पर कोई मौजूद नहीं था तो वो था विराट का असिस्टेंट विवेक, क्योंकि विवेक विराट का असिस्टेंट है ये बात कोई नहीं जानता था, यहाँ तक के बंश भी नहीं। विराट और बंश के आसपास जो कोई भी मौजूद था वो सब राठौर कॉर्पोरेशन के थे, या फिर यूं कहो तो अमरपाल राठौर के वफादार आदमी, जो कि विराट और बंश की सेफ्टी के लिए अमरपाल राठौर ने उन्हें ड्यूटी दिया था। लेकिन जहां पर बंश ने अमरपाल राठौर के ही दोनों आदमी यानी कि अमितेश और डेविड को अपना आदमी बना लिया था, लेकिन अमरपाल राठौर को इसका अंदाजा तक नहीं था। लेकिन वही था विराट जिसके आसपास के हर एक आदमी थे अपने डेड अमरपाल राठौर के आदमी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि विराट खुद का एक गैंग था जो सिर्फ काम करते थे सिर्फ और सिर्फ विराट के लिए, और उस गैंग का लीडर था विवेक, जो कि सीक्रेटली था विराट का असिस्टेंट। इसलिए विराट ने कभी भी असिस्टेंट रखना के बारे अमरपाल को नहीं कहा था। यहाँ तक कि अगर अमरपाल विराट को असिस्टेंट रखने के लिए भी बोलते थे तो विराट ये बोल देता था कि वो बंश के असिस्टेंट अमितेश से अपना काम करवा लेगा। इसलिए आज तक ऑफिस में विराट का कोई भी असिस्टेंट नहीं था। लेकिन विराट का एक अंडरकवर गैंग जरूर था जिसका पता किसी को नहीं था। विराट और बंश दोनों जाकर दो अलग अलग कार में बैठ गए। बंश की कार में अमितेश और डेविड बैठे तो वही विराट की कार में एलेक्स बैठ गया। दोनों भाइयों की कार राठौर मेंशन से निकाल के सीधे राठौर कॉर्पोरेशन के लिए निकाल गई। वही दूसरी तरफ इंडिया से बहुत दूर इटली में एक बड़े से विला के अंदर स्टडी रूम में एक आदमी बड़े से यूरोपियन ग्लास विंडो के सामने अपने कमर पर हाथ रख के खड़ा हुआ था। उसके पीछे बहुत सारा सामान टूट के बिखरे हुए पड़ा हुआ था। वहीं पर कुछ बॉडीगार्ड जिन्होंने काले रंग के सूट पहना हुआ था घुटनों के बल बैठे हुए थे। उस आदमी ने गुस्से से कहा, कैसे कैसे तुम लोगों को उनका पता नहीं मिल रहा है? आखिर कैसे वो ऐसा कभी नहीं करेंगे? वो मुझे बिना बताए कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो आज ऐसा क्या हो गया है कि उनका पता तक तुम लोगों को नहीं मिल रहा है? ये बोलते हुए वो आदमी गुस्से से पीछे पलटा और अपने साइड पर रखे एक टेबल को जोरदार लात मारी, जिससे वो टेबल कुछ दूर घिसटते हुए गया। उजाले में उस आदमी की वो गहरी नीली आंखें दिखाई देने लगी। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आंखें थी, वो किसी का भी दिल उन आंखों पर आ जाए। लेकिन इस वक्त वो आंखों जानलेवा दिखाई दे रही थी, जैसे अभी किसी का खून कर देगी। उस आदमी ने गरजते हुए बोला, तुम लोगों इतने हो फिर भी तुम लोग सिर्फ एक आदमी को ढूंढ नहीं पा रहे हो। अगर तुम लोगों ने अगले 2 दिन में पता नहीं लगा पाए कि आदर्श सिंघानिया कहाँ है तो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेने के लिए तैयार रहना। तभी उस कमरे के अंदर उस आदमी का असिस्टेंट माटियो आया और हाँफते हुए बोला, बॉस बॉस उनकी खबर मिल गई है, लेकिन ये बहुत बद न्यूज़ है। ये सुनकर उस आदमी ने वहां पर मौजूद सभी को बाहर जाने का इशारा कर दिया। उस आदमी का इशारा मिलते ही सारे के सारे बॉडीगार्ड अपनी जान बचाकर वहां से जल्द निकाल गए। उन बॉडीगार्ड के जाते ही वो आदमी ने माटियो को बोलने का इशारा कर दिया। माटियो ने जल्दी से कहा, बॉस आपके डेड। ये सुनते ही उस आदमी ने घूर के माटियो को देखा, जिससे माटियो सहमते हुए दोबारा से अपने आप को ठीक करता हुआ बोला, बॉस आदर्श सिंघानिया की मर्डर हो गया है। ये सुनकर तो जैसे वो आदमी झट से माटियो की तरफ गुस्से से देखने लगा, उसके आंखों में लाल डोरे तैरने लगे। ये आदमी कोई और नहीं आदर्श सिंघानिया का बेटा आकाश सिंघानिया था। कोई नहीं जानता था कि ये आदमी कौन था, हर किसी की नज़र में ये एएस था। कोई नहीं जानता था कि इसका बाप आदर्श सिंघानिया था। एएस इटालियन माफिया का लीडर था। यहाँ पर एएस की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। इस वक्त अपने डेड की मर्डर के बारे में सुनकर एएस बौखला गया था। उसने गुस्से से माटियो से पूछा, क्या कहा तुमने? किसने मारा मेरे डेड को? ये सुनकर माटियो ने जल्दी से कहा, बॉस ये इंडिया के माफिया अमरपाल राठौर के दोनों बेटे बंश राठौर और विराट राठौर ने किया है। दरअसल कुछ वक्त पहले आदर्श सिंघानिया और राठौर कॉर्पोरेशन के बीच बिजनेस को लेकर कंपटीशन चल रही थी। लेकिन उस कंपटीशन में सिंघानिया बिजनेस हार गया, जिस वजह से आदर्श सिंघानिया ने राठौर फैमिली पर पर्सनल अटैक करने लगे। उनके पीछे उन्हें मारने के लिए गुंडे भेजने लगे। जब ये बात बंश राठौर और विराट राठौर को पता चला तो उन दोनों ने मिला आदर्श सिंघानिया को ऊंची पहाड़ी के चोटी से फेंक के मार डाला, जिस वजह से किसी को भी आदर्श सिंघानिया की कोई भी खबर नहीं मिल रही है। हमें ये खबर इंडिया से हमारे सीक्रेट एजेंट ने भेजा है। ये सब सुनकर जैसे एएस बिल्कुल शांत हो गया। उसने धीरे से कहा, क्या 2 भाइयों ने मेरे बाप को मार डाला? फिर उसने बोला,
माटियो, मुझे इन दो भाइयों की इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द चाहिए। आखिर मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर ये दोनों हैं कौन जिन्होंने मेरे बाप को मारा है। फिर वो डेविल स्माइल करने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पूरा सुनना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।